हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न क्लास 7 जियोग्राफी बुक हमारा पर्यावरण पार्ट 4 वायु। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक घनी चादर है, जैसा हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। जो सारे जीव जीवित रहते हैं वो बस एक वायुमंडल की वजह से है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। जो यह वायुमंडल है वो हमें सांस लेने में हेल्प करता है, और जो सूरज की हार्मलेस किरणें होते हैं, मतलब रेजेस होते हैं, उससे हमारी हेल्प करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अगर वायुमंडल की ये चादर नहीं होगी तो हम सूर्य की गर्मी से जल सकते हैं, और जो रात को इतनी ठंड होती है उससे हम जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, और ये वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य किया है। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। मतलब जो हम सांस लेने के लिए गैस यूज़ करते हैं वायु, उसके अंदर बहुत सारी गैस है। जैसे इसमें 21 यानी 21% ऑक्सीजन है, 78 यानी कि 78% नाइट्रोजन है, और बाकी कितने परसेंट बचे? 3%। बाकी 3% अन्य गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना रहता है। मतलब जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो बहुत ज़रूरी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। ये जो 4-5 गैसें हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। मतलब ये गैसेस तो होती हैं, लेकिन जो धूल होती है ना, वो भी होती है वातावरण में, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए हैं। ये 4.4 फिगर में दिखाया हुआ है। ये वृत्त रेखा है एक। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। मतलब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारे फेफड़ों में थोड़ी सी नाइट्रोजन जाती है और बाकी सारी ऑक्सीजन। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसको स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर देते हैं। जो मतलब पौधे वगैरह होते हैं उनकी जड़ें हैं वो नाइट्रोजन लेती है, उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं, फिर बाद में उसको यूज़ करने लायक बना देती है पौधों के लिए। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली गैस है, दूसरी है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो मनुष्य होते हैं और जो पशु होते हैं, मतलब जानवर, वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। जो हरे पादप मतलब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और रोशनी के द्वारा ऑक्सीजन बनती है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। इसीलिए जो वायु है, मतलब हवा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा एक समान रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो वह संतुलन बिगड़ जाता है, और जब हम पेड़ काटते हैं तो वो जो संतुलन बना होता है वो बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूसरी गैस है जो थोड़ी ज़रूरी है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं और उसके एक्सचेंज में हमें ऑक्सीजन देते हैं।
कहाँ गया? मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। जो मनुष्य और पशु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर छोड़ते हैं फिर उसी के बराबर गैस हम अंदर लेते हैं, जिससे यह संतुलन बना रहता है और इसके द्वारा यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। लेकिन जब हम ये कोयला खनिज जैसा ये पदार्थ मतलब मेटल्स जलाते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है, तो क्योंकि उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी कह सकते हैं और ऑक्सीजन को O2। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। मतलब अभी हर साल जलते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है और जो ये बढ़ा हुआ मौसम होता है ये जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। मतलब वायुमंडल की 4 परतें हैं जो पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती है। ये है शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, महामंडल एवं बाह्य मंडल। मतलब ये 5 परत होती है जिसमें सबसे ऊपर होती है मतलब पृथ्वी की सतह पर यहाँ पे होता है शोभमंडल। तो हम पहले शोभमंडल के बारे में पढ़ेंगे। शोभमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये वाली जो परत होती है वो सबसे ज़रूरी परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जो ये 13 किलोमीटर ऊंची है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। जो इस मंडल में वायु मतलब हवा होती है उससे हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। जो ये सारे लगभग घटनाएं होती हैं, वर्षा होता है, ओले पड़ते हैं, ये इसी के अंदर होता है। समताप मंडल कौन सा है? ये है समताप मंडल। शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। जो शोभमंडल के ऊपर है भाग उसे समताप मंडल कहते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मतलब यह टोटल 50 किलोमीटर ऊंचा है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब ना यहाँ पे बारिश होती ना यहाँ पर कोई मौसम में चेंज होता। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। मतलब यहाँ पे जो मतलब यहाँ इतनी घटना ही नहीं होती, इसलिए यहाँ जो हवाई जहाज हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं वो आसानी से उड़ सकते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। मतलब इसमें जो सबसे ज़रूरी काम है इसका कि इसमें ओजोन गैस होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है और ये जो परत में ओजोन होती है इससे हम जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती है उससे हमारी रक्षा होती है। अगला है मध्यमंडल। ये जो बीच वाला पार्ट है वो है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। मतलब समताप ऊपर के समताप मंडल के ऊपर। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले। ये मतलब मोस्टली 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मतलब जो उल्कापिंड गिरता है वो इस परत में आते ही जल जाते हैं। अगला है बाह्य वायुमंडल। वो ये है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। मतलब वायु ये ऊंचा होता है तो यहाँ पर तापमान जल्दी जल्दी बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जो आयन मंडल होता है वो इस परत का भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। यह जो परत है ये रेडियो के संचार में हेल्प करती है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाते हैं। रेडियो तरंगे इस मंडल की हेल्प से पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। ये सबसे लास्ट वाला। वायुमंडल के
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं पर अंतरिक्ष में तैरती हैं। मतलब ये वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत होती है और इसको बहिर्मंडल कहते हैं, और यह वायु की सबसे पतली परत होती है, और ये 400 से लेकर इसका कोई अंत नहीं पता लगाया गया है अभी तक। और इसी में मतलब अंतरिक्ष में ये इस परत से अंतरिक्ष स्टार्ट होता है और हीलियम जैसी गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। मतलब ये बता रहे कि आज बारिश होगी या आज धूप निकलेगी। हमने ना मतलब जो क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं उनसे हमने मौसम के बारे में अनुमान लगाते हुए देखा है, क्योंकि उनको मैच खेलना होता है, बीच में बारिश आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यही हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मतलब अगर हम ये सोचें कि जो हमारा शरीर है वो रेडियो है, हमारा मस्तिष्क यानी जो हमारा दिमाग है वो स्पीकर है, और मौसम वह है जो हमारे बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होता है। मतलब मौसम वो होता है जो रोज चेंज होता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है। जो गर्म मौसम होता है ना वो चिड़चिड़ा बना देता है किसी को भी। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं, और जो हवा वाला मौसम होता है वो हमें आनंद देता है, हमें मज़े आते हैं उसमें, और वो हमें घूमने की योजना भी बनाता है। लेकिन सर्दियों में उल्टा होता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, जैसे कोई नाटक कर रहा हो, इसलिए मौसम रोज बदलता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। लेकिन कहीं कहीं पर जो उसका मौसम होता है वो वहाँ की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? आप समझ गए कि हम पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो आप समझ गए होंगे। क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा से 2 करोड़ भाग का केवल 1 भाग है, 2 अरबवा, वह भी प्राप्त नहीं होता। मतलब बहुत दूर है सूर्य। तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। मतलब आप रोज जिस टेम्परेचर को देखते हो वायुमंडल का यानी वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। जो वायु में मौजूद ताप मतलब टेम्परेचर और शीतलता होती है उसको तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जो वायुमंडल का तापमान होता है वो बस दिन रात में नहीं बदलता, वो मौसमों के अनुसार भी बदलता है। जैसे सर्दी के मौसम में अलग तापमान होता है, गर्मी के मौसम में अलग तापमान होता है, इस टाइप पे। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होते हैं। मतलब शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में ठंड होती है, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। मतलब आतपन से तापमान प्रभावित होता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। पृथ्वी से जो ऊर्जा आती है, जो एनर्जी आती है, उससे जब पृथ्वी रोक लेती है तो उसे आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। जो आतपन की मात्रा होती है वो ध्रुव से लेकर भूमध्य तक घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है और तापमान भी इसी प्रकार घटता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? तो इससे आपको पता चल गया कि ध्रुव जो है मतलब पोल्स वो बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तापमान नहीं होता। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ फसलें नहीं उग सकेंगी। मतलब अगर पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इतनी गर्म हो जाएगी, यहाँ फसल भी नहीं उगेंगी। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। मतलब गाँव में इतना ज़्यादा तापमान नहीं होता है जितना नगरों में मतलब शहरों में होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु को कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय वह ऊष्मा मुक्त हो जाता है। मतलब
जो एसफेल्ट से चीज़ें बनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात को वो ठंडी हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। जो नगर वगैरह में भीड़ होती है उसके कारण जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। मतलब इससे आपको ज़्यादा शौक होगा कि जो वायु होती है वो उच्च दाब लगाती है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है हमारी बॉडी पर, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, लेकिन हम इसको फील नहीं कर पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है। ये हम इसलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि चारों ओर से हमारे ऊपर वो दाब लगता है, इसलिए हमारे शरीर को पता नहीं चलता। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी की सतह पर जो वायु का दाब, मतलब वायु का फोर्स, हवा का फोर्स लगता है, उसे वायु दाब कहते हैं। वायु दाब में ऊपर की ओर जाने वाले दाब तेजी से गिरने लगता है, मतलब ग्रेविटी टाइप। जो हम जैसे हम कुछ ऊपर उछालते हैं वो उसी टाइम नीचे गिर जाता है, जल्दी से थोड़ा सा उछलते ही नीचे आ जाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। मतलब समुद्र पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए और जब हम ऊपर जाते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है और हम इस वजह से हम स्पेस में यानी अंतरिक्ष में हवा में उड़ने लगते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जो वायु का ताप होता है उसके द्वारा ये क्षैतिज वितरण प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। मतलब जब तापमान, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो वायु गर्म हो जाती है तो वह ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, ये एक दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ये मतलब बादलों की मूवमेंट और मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, नमी वाले मौसम के साथ। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जो टेम्परेचर कम होता है वहाँ की वायु ठंडी होती है, मतलब कोल्ड होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और वो भारी भी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और ये वायु निमज्जित होकर एक उच्च दाब क्षेत्र बना लेती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है और इसी के कारण आकाश साफ होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, मतलब मूवमेंट करते हैं। पवन। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मतलब वो जाते हुए जो गति होती है, जो उसकी स्पीड होती है, उसको पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, आप ना उस पवन को काम करते देख सकते हैं क्योंकि वो विजिबल होती है। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। मतलब पवन वो होता है जो पत्तियों को उड़ाती है और तूफान से पेड़ उखड़ भी जाते हैं। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। मतलब जब ये बहुत कम, मतलब स्पीड में नहीं होती ज़्यादा, तो वो धुएं को या धूल को उड़ाती है। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। मतलब कभी कभी तो इतनी तेज़ होती है जो अगर जो हवा है यानी कि जो पवन है वो इस डायरेक्शन में चल रही हो, एक मिनट, वो इस डायरेक्शन में चल रही होगी तो हमारा इस डायरेक्शन में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। मतलब जब बारिश आ रही होती है, जब कभी कभार तेज हवा चलती है तो हमें छाते को बहुत टाइट पकड़ते हैं ना, फिर भी उड़ने की ट्राई करता है। ये तो हमारे साथ बहुत बार होता है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। जो पवन है उसके 3 प्रकार है: स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें एवं स्थानीय पवनें, और एक स्थायी पवनें। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। मतलब जो पश्चिमी और पूर्व में जो
पवन चलती है वो स्थायी पवन होती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। ये पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलती है। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। मौसमी पवनें वो होती है जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है, जैसे भारत में मानसूनी पवन है। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ये किसी विशेष समय में यानी किसी इम्पोर्टेंट टाइम में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, जो समुद्र में जो पवन चलती है वो वाली। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय पवन याद है? क्या आपको जो भारत की स्थानीय पवन याद है? इसे लूहू कहते हैं। लू। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं भिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बनाता, मतलब जब जल इवापोरेट होता है तो वो एक इवापोरेशन का प्रोसेस करता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होती है, मतलब जल इवापोरेशन की जो मात्रा होती है, मतलब उसकी क्वांटिटी होती है, उसे आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। मतलब जिस दिन बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है तो उस दिन को हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है। मतलब जैसे जिस दिन मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो एक आर्द्र दिन कहलाता है और उस दिन बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा नमी होती है, इसलिए जो हमें पसीना आता है वो भी जल्दी सूखता नहीं है और कपड़े भी बहुत टाइम में सूखते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जब जल वाष्प इवापोरेशन होता है वो ऊपर जाता है तो वो बीच में ठंडा होने लग जाता है। जल वाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जो जल वाष्प इवापोरेट होता है वो ठंडा हो जाता है तो वो बूंदों में निर्माण हो जाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है और इन बूंदों से मिलकर एक बादल बनता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं तो वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। मतलब जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो बारिश आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। मतलब जो जेट उड़ते हैं वो एक सफ़ेद पीछे कुछ छोड़ते हैं, हमने देखा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। जैसे कि ये एक आसमान है, तो इसमें और ये एक जेट है तो ये जाता जाता ऐसे जिस दिशा में जाता है उस टाइप का वाइट वहाँ पे कुछ बन जाता है। इनके इंजनों से निकली नमी संगठित हो जाते हैं। जो इसके इंजन से नमी मतलब मॉइस्चर निकलता है वो एक जगह संगठित मतलब जम जाता है। वायु में गतिमान न रहने की स्थिति में यह संगठित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है और ये संगठित नमी थोड़ी देर तक रहती है, इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रास्ता बन गया। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जो पृथ्वी पर वर्षण के रूप में जल गिरता है उसे वर्षा कहते हैं यानी बारिश कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो भौम जल होता है, खारा जल होता है, वो वर्षा से ही आता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जो पौधे होते हैं वो इस जल को संरक्षण मतलब इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनाता है। मतलब अगर वहाँ से पेड़ पौधे काट देते हैं तो वहाँ का जो जल होता है वो नीचे गिरता है और एक तरह से बाढ़ टाइप आ जाता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। मतलब जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्ती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर बारिश नहीं आएगी तो पानी भी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हम
कोई भी जिंदा नहीं बचेंगे। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है और इससे ना ताज़ा जल गिरता है वर्षा से। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अगर वर्षा लगातार नहीं होगी तो इससे सूखा पड़ जाएगा और इलाका बंजर हो जाएगा। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है, अगर वर्षा ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा बारिश हो तो प्रॉब्लम, कम आए तो प्रॉब्लम, इससे बढ़िया मीडियम ही रहे। तो यह हमारा पाठ समाप्त हुआ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।